धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। जी हाँ, ये पंक्तियां हम भारतीय सेना के जवानों के लिए कह सकते हैं। और आज का दिन विशेष दिन है। आज 26 जुलाई है। जी हाँ, करगिल विजय दिवस। इसलिए हम सबसे पहले करगिल युद्ध के दौरान जो भारतीय जवान शहीद हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, भारतीय सेना के प्रति अपना श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं, अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। और भारतीय सैनिक जो पूरे विश्व के लिए हम कह सकते हैं कि एक मिसाल हैं, उत्साह, साहस और शौर्य की प्रतिमूर्ति जो भारतीय सैनिक हैं, हम सब उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस खास एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे करगिल का जो युद्ध हुआ, किन परिस्थितियों में वो युद्ध हुआ, किस प्रकार की बातें जो सामान्य रूप से आपने बहुत कम देखी, सुनी, पढ़ी होंगी, कुछ ऐसी बातों की हम आपके सामने अभी चर्चा करेंगे। बात करते हैं करगिल युद्ध की और आज के दिन की। तो आज का जो दिवस है उसे करगिल युद्ध का विजय दिवस हम कहते हैं। 26 जुलाई 1999। जी हाँ, आज से 22 वर्ष पहले भारतीय सेना ने अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए पूरे विश्व को अचंभित कर दिया था। उन परिस्थितियों में जबकि दुश्मन बैठा था 18,000 फीट की ऊंचाई पर। हम कह सकते हैं कि दुश्मन अवश्य ही ऊंचाई पर था, लेकिन भारतीय सैनिकों का उत्साह और हौसला उससे कहीं अधिक ऊंचाई पर था। भारतीय सेना के अनेक जाबाज ऐसे हुए जिन्होंने वास्तव में हम कह सकते हैं नाखूनों से पर्वत काटने की जो बात हम कहते हैं उसे कहीं न कहीं सच साबित करके दिखाया। ये दिल मांगे मोर वाले कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में हम सब लोगों ने देखा, सुना और पढ़ा होगा। ऐसे अनेक जवान भारतीय सेना के जिन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना जीवन आहूत कर दिया, उन्हें एक बार पुनः हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि उस दौर में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, वर्ष 1999 का था और पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई थी। जैसे जैसे बर्फ पिघलने लगी, चरवाहे उन चोटियों पर जाने लगे। जब कुछ चरवाहे करगिल की चोटियों पर जा रहे थे तो उन्हें वहाँ कुछ विशेष प्रकार की हलचल दिखाई दी। उस विशेष प्रकार की हलचल को भांपकर उन चरवाहों ने नीचे आकर भारतीय सेना के जवानों तक वो जानकारियां दी। और जब वो जानकारियां भारतीय सेना तक पहुंचती हैं तब भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर जाकर उस क्षेत्र में देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। जब हेलीकॉप्टर 1, 2, 3 बार जब उधर गश्त लगाते हैं तो उन्हें लगता है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। हम कह सकते हैं कि जब ये पता लग गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है तो ये भी कहा जाने लगा कि उस दौर में क्या भारतीय खुफिया एजेंसियां फेल हो चुकी थी। क्या भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास कोई इनपुट्स उस दौर में नहीं मिल रहे थे। लेकिन जिस तरह से पूरा देश जानता था कि सर्दी के दिनों में जब कारगिल की चोटियों पर बर्फ भारी मात्रा में गिरती है तो एक प्रकार से ये मौखिक सहमति बनी हुई थी भारत और पाकिस्तान में कि जब सर्दी बढ़ेगी तो पहाड़ियों पर जो चेक पोस्ट बनी हुई थी वो खाली करके दोनों देशों की सेनाएं नीचे की ओर आती हैं। लेकिन किसे पता था कि दुश्मन के मन में क्या कुछ पल रहा था। जी हाँ, बात करते हैं पाकिस्तान में उस दौर में क्या कुछ हो रहा था। तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पास में जनरल परवेज मुशर्रफ और सेना के कुछ अधिकारी जाते हैं और परवेज मुशर्रफ को एक प्लान बताते हैं। वो प्लान बताते हैं कि इस समय ऐसी स्थिति बन चुकी है कि जिसमें आप कश्मीर को आज़ाद करवा सकते हैं। नवाज शरीफ के मन में एक इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति वो सेना के जवान जनरल परवेज मुशर्रफ बनाते हैं कि पाकिस्तान में कायदे आजम के बाद यदि सबसे बड़ा कोई नाम हो सकता है
तो वो नवाज शरीफ का हो सकता है, और वो हो सकता है कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए फतेह कश्मीर का नाम उनको देकर, और नवाज शरीफ के मन में कुछ अलग प्रकार की स्थिति परिस्थिति जनरल परवेज मुशर्रफ बना चुके थे। और जनरल परवेज मुशर्रफ नवाज शरीफ को बता चुके थे कि किस प्रकार से 5 चरण में जो काम होने वाला है, उसमें पहले चरण में उन्होंने विजय हासिल कर ली है। वास्तव में वो पहला चरण यही था कि पाकिस्तानी सेना उस समय करगिल की चोटियों पर अपना कब्जा जमा चुकी थी। और जब ये बात भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को पता चलती है, तो इधर से दिल्ली से फ़ोन घुमाया जाता है इस्लामाबाद की ओर। इधर से अटल बिहारी वाजपेयी बात करते हैं, उधर से आवाज़ आती है नवाज शरीफ की, और अटल जी कहते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले लाहौर में आपसे गले मिले थे, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि गले मिलकर पीठ पर इस तरह से छुरा घोंपा जाएगा। नवाज शरीफ अपनी अनभिज्ञता जारी करते हैं, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। और 8 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना के लगभग 527 जवान शहीद हुए और लगभग 1363 जवान घायल हुए। वहीं पाकिस्तानी सैनिकों की बात करें तो लगभग 3 गुना अधिक पाकिस्तानी सैनिक भी इस युद्ध में मारे गए। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को ये आशा भी नहीं थी कि भारत उनकी इस कार्रवाई का इस कदर मुंह तोड़ जवाब देगा। भारत ने पूरी ताकत के साथ में हमला बोला। नीचे से जिस प्रकार से बोफोर्स तोपों के माध्यम से गोलाबारी की जा रही थी, वहीं भारतीय वायुसेना ने भी इस ऑपरेशन विजय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाकिस्तान ये सोच भी नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि उनको कल्पना भी नहीं थी कि इतनी ऊंचाई पर उनके सैनिक बैठे थे, तो क्या भारत इतनी ऊंचाई पर बैठे हुए सैनिकों का मुकाबला कर सकता है। ये जब कल्पना नहीं थी, इसलिए जो कुछ घटित हुआ वह भी उनके लिए अनअपेक्षित था। उन्हें लग रहा था कि वो ऊंचाई पर बैठे हैं तो बहुत आसानी से वो भारतीय सेना को परास्त कर देंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि भारतीय सैनिक अलग ही मिट्टी का बना है। और जिस प्रकार से युद्ध आगे बढ़ा, हम कह सकते हैं कि 13 जून 1999 को द्रास सेक्टर की तोलोलिंग पहाड़ी पर, तोलोलिंग की चोटियों पर तिरंगा फहराया गया। और उसके बाद 24 जून को टाइगर हिल्स पर जिस प्रकार से भारतीय सेना ने बढ़त बनानी प्रारंभ की, तो एक प्रकार से ये तय हो गया था कि ये युद्ध किस दिशा में जा रहा है। ये युद्ध भारतीय सेना अपने साहस और जज्बे के दम पर लड़ रही थी और लगातार पहाड़ों की चोटियों पर आगे बढ़ते हुए पाकिस्तानी सेना को नाकों चने चबवाने पर मजबूर कर दिया गया था। युद्ध के प्रारंभ में पाकिस्तान यह मानने को तैयार नहीं था कि वो उसके सैनिक हैं, लेकिन धीरे धीरे पूरे विश्व पटल पर पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। वो पाकिस्तान का ही षड्यंत्र था। और ये भी कहा जा सकता है कि उस दौर में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को नवाज बदमाश बना दिया। पूरे विश्व की नज़र में शरीफ अब बदमाश बन चुके थे और परिणाम इस युद्ध का भारत के पक्ष में आ चुका था। लेकिन पूरे विश्व में एक चर्चा हुई, और चर्चा ये हुई कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में 19 फरवरी को एक बस लेकर लाहौर की ओर जाते हैं। उस लाहौर की बस यात्रा में अपने साथ अपने 22 लोगों को, जिनमें बहुत से लेखक थे, कलाकार थे, सांसद थे, वो लोग भी उनके साथ जाते हैं। उस प्रतिनिधिमंडल में कहिए देवानंद भी होते हैं, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी होते थे, उसमें जावेद अख्तर भी थे। और एक शांति का पैगाम लेकर एक बस अमृतसर से रवाना होती है लाहौर के लिए। उस बस के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी एक संदेश देना चाहते थे कि स्थितियां जैसी भी हों, हम शांति चाहते हैं। प्रतिनिधिमंडल
बस के माध्यम से वहां पहुंचता है और इस प्रकार की चर्चाएं थी कि प्रधानमंत्री वहां से वापस लौटेंगे, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब इन 22 लोगों का स्वागत करते हैं तो कहते हैं, दर तक आए हो क्या घर तक नहीं आओगे? दर तक आए हो क्या घर तक नहीं आओगे? इस बात को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर जाते हैं। 20 मार्च 1999 को लाहौर डिक्लेरेशन सबके सामने आता है। लेकिन उस दौर में जनरल परवेज मुशर्रफ के खुरापाती दिमाग में जो षड्यंत्र चल रहा था, उसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को शर्मसार किया। उस षड्यंत्र ने नवाज शरीफ को नवाज बदमाश करार दिया। और जब प्रतिनिधिमंडल वहां जाता है तो कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं, हम जंग न होने देंगे, 3 बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा, हम जंग न होने देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी हम जंग न होने देंगे का ऐलान करते हैं तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी उस दौर में उनका साथ तो देते हैं, लेकिन उन्हें भी उस दौर में कहां अनुमान रहा होगा कि आगे किस प्रकार से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। जनरल परवेज मुशर्रफ के भुलावे में आकर, और कहीं ना कहीं ये कहिए कि जिस प्रकार की फितरत पाकिस्तान की है, उस फितरत के अनुसार नवाज शरीफ, जनरल परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तानी सेना के और अधिकारियों ने मिलकर जिस प्रकार से करगिल और कश्मीर को लेकर जो षड्यंत्र रचा था, उस षड्यंत्र को विफल करने का काम मां भारती के सपूतों ने किया। मां भारती के सपूतों ने एक बार फिर पूरे विश्व को दिखा दिया कि वास्तव में भारतीय सेना अपने जज्बे, साहस और शौर्य के आधार पर ही इतनी अद्वितीय सेना बनी हुई है। करगिल विजय दिवस के अवसर पर हम एक बार पुनः देश के सभी शहीदों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आपको यदि हमारा यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचारों से कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक द विवेक व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे शीघ्र ही एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ।